अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला पहला पार्ट तो हमने उसका अपलोड किया है। जो जिसने नहीं देखा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लो पहले। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे या बहुत सारे वीडियोस में देखोगे कि एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं दिखाया गया है, लेकिन यार ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब हमें ये कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी पे ही ध्यान दें और एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन आएगा तो फिर हम कहेंगे यार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक है तो कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन होती क्या है, ठीक। तो एक्सपेक्टेशन को ई से डिनोट करते हैं हम तब कहेंगे कि किसी चीज़, कोई भी इवेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है पी, ठीक है। कोई भी इवेंट है हमारे पास, उसकी हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है पी, ठीक है। अब वो कितने अटैम्प्ट्स में हैपन हो रहा है, वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मेड, ठीक। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान मान लो अब कोई कहता है कि हमने एक डाई को रोल किया। अब हमने डाइस को रोल किया, उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 से 6 तक, ठीक। 1 से 6 तक उसका सैम्पल स्पेस होगा। बताओ थ्री नंबर है, उसमें 3 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 क्या होगी, ठीक, ऑकर होने की? तो वो होगी 1/6, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आउटकम्स तो 1 ही है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो 1/6 होगी। अब एक्सपेक्टेशन अब अगर एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन आता है तो एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ए 3 अपवर्ड्स ऑन 4 थ्रोज ऑफ ए डाई। बताओ अगर हमने 4 बार डाई को थ्रो किया और 3 आने के एक्सपेक्टेशंस क्या है? 4 बार थ्रो डाई करने के बाद 3 आने के चांसेस, एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक्सपेक्टेशन बराबर होती है प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड। तो प्रोबेबिलिटी तो उसकी 1/3 है, 1/6 है। 1/6 इंटू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड इज़ 4, तो वो आएगा 4/6, वो आएगा 2/3। तो एक्सपेक्टेशन ऐसे निकलती है, ये प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, प्रोबेबिलिटी से निकलती है। मान लो हमारे पास अब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, या मान लो किसी प्रोबेबिलिटी की चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और नंबर ऑफ थ्रोज दिए गए होंगे, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे और उससे एक्सपेक्टेशंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट है। एक्सपेक्टेशन का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इनटू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड, ठीक। तो इसकी एग्जांपल ये है कि बताओ तीन नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो है 1/6। और एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर हमने 4 बार डाई को थ्रो किया 3 आने की, तो है 1/6 इंटू 4, तो वो आएगा 2/3, ठीक। अब दूसरा कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है एडिशन थ्योरम, ठीक। एडिशन थ्योरम, मान लो अब हमारे पास 2 इवेंट्स है ए एंड बी। हमारे पास 2 इवेंट्स है ए एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को कहते हैं एडिशन थ्योरम। अब किसी को पता नहीं होगा कि यूनियन किसको कहते हैं। यूनियन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स है ए एंड बी, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स कॉमन है और इसमें से जो एलिमेंट्स कॉमन है, हमने एक सेट बनाया, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन जो है वो लिख दिए। अब जो इसमें है वो इसमें एलिमेंट्स है और वो बी में नहीं है, वो लिख दिए। और जो बी में है वो ए में नहीं, वो लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में है, वो इस सेट में आएंगे। इस चीज़ को यूनियन कहते हैं। दो सेट्स का यूनियन हम इसी को कहते हैं कि ए और बी में जो कॉमन है वो लिख लिए, और जो दोनों में अलग अलग है वो सारे एलिमेंट्स लिख लिए। इसको यूनियन कहते हैं, ठीक है। इसको यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अब एडिशन थ्योरम क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब क्या है हमारे पास? अब अगर हमारे पास जो सेट्स है वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट इवेंट्स कहते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जब 2 इवेंट्स डिसजॉइंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, और ये तभी होगा, मुमकिन है, जब ए और बी डिसजॉइंट
या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी फिर? ज़ीरो, क्योंकि फाई की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ही होती है, ठीक है, एम्प्टी सेट होता है फाई। तो इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो होगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये कंडीशन तब है जब दो सेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो याद रखना है एडिशन थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दो केसेस हैं इसमें, अगर दो इवेंट्स डिसजॉइंट हो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो के बराबर होगी। इसका मतलब हमारा यूनियन आएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दूसरा ये है, अब ये तो हमारे पास दो इवेंट्स हमने ले लिए, अब मानो हमारे पास तीन इवेंट है ए बी एंड सी, तब एडिशन थ्योरम कैसे वर्क करेगी? तब एडिशन थ्योरम होगी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो होगी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस, याद रखना है तीसरा वाला प्लस है, चौथा वाला प्लस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, सब का इंटरसेक्शन प्लस होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये तीन इवेंट्स का एडिशन थ्योरम है और ये दो इवेंट्स का एडिशन थ्योरम है। तो एक केस स्पेशल केस तो हमने ये फाइंड किया है कि अगर डिसजॉइंट सेट्स हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो के बराबर होगा। मान लो अब अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं? इन दो इवेंट्स को हम तब कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब एक की पॉसिबिलिटी, मतलब अगर एक ऑकर होएगा तो दूसरे की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी पे वो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक है। मतलब एक इवेंट ऑकर होने की पॉसिबिलिटी दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक। उस टाइप के इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब अगर केस दूसरा ये है हमारे पास, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है दैट मीन्स ए ऑकर अगर होएगा तो बी पे वो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, और अगर बी ऑकर होएगा तो ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ए और बी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये याद रखना है, अगर डिसजॉइंट हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो के बराबर होती है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मतलब इन चीज़ का यूनियन फाइंड करो आप, या इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और दो इवेंट्स या तो डिसजॉइंट, मतलब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि दोनों इवेंट डिसजॉइंट है या दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। तो ये एडिशन थ्योरम है। अब है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने पहले ही कहा था पहले वीडियो में कि अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से आ सकती है, या तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आ सकती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है किसमें? प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो अब क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ये याद रखनी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स से ही निकलती है, ठीक है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें एक ना एक इवेंट गिवन होगा, ठीक है। एक इवेंट हमें गिवन होगा और उस एक गिवन इवेंट से हमें दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये याद रखनी है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें दो इवेंट्स गिवन होंगे, उसमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी और दूसरे की हमें उस गिवन से निकालनी है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अब हमें याद रखना है कि मान लो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए निकालना है गिवन दैट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज़ ऑलरेडी गिवन, मगर ये याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इक्वेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स जो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी वो डिवीजन में होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ए की गिवन होगी और बी की निकालनी होगी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी गिवन होगी वो नीचे आएगा डिवीजन में, ठीक है। तो ये याद रखना है, जिसकी हमें गिवन होगी वो डिवाइड में आता है और ऊपर इंटरसेक्शन उन दोनों इवेंट्स का आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अब अगर इवेंट्स दोनों डिसजॉइंट होंगे तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो के बराबर होगा, इसका मतलब ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग ज़ीरो ही होगा। अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकला है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में इंटरसेक्शन आता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये यहाँ पे बी गिवन था, अब अगर मान लो ए गिवन है तो कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू मल्टीप्लाई बी, वही उसी से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यानी इंटरसेक्शन निकालना होगा, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो लोगों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी में है नहीं, लेकिन इसी से निकलता है। इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी से ही एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की पी है और उसके फेलियर होने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्यू है, ठीक है। ई हमारे पास इवेंट है और नंबर ऑफ सक्सेसेस मान लो एक्स है, ठीक। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई आर टाइम्स। हमें किसी भी इवेंट के हैपन होने के प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो आर टाइम्स हैपन हो रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट्स में वो आर टाइम्स हैपन हो रहा है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर दैट मीन्स नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज हैपेंड इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। हमें पता है पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्यू अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं पता हमें मैंने पहले वीडियो में बताया था पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक भी गिवन हो तो एक हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास पी गिवन है तो क्यू निकल आएगा, एन हमारे पास पता होगा, आर हमारे पास पता होगा, ये कॉम्बिनेशन है। तो इससे हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है, अब दो इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो याद रखने हैं। एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो रिकॉग्नाइज होता है वर्ड और से, ठीक है। मतलब तुम्हें गिवन होगा कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें डेक ऑफ कार्ड्स होगा तो तुम्हें कहेगा वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग, ठीक है। एस और किंग, इसका मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड किंग, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी में जब और क्वेश्चन में दिया गया होगा, इसका मतलब है प्लस वो कह रहा है दो चीज़ों की आप प्रोबेबिलिटी अलग से निकालोगे, और जब और दिया गया हो तो उन दोनों को एडिशन करोगे। अब अगर एंड दिया गया होगा तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स अगर आपको पता है कि दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालो, उन दोनों के बीच में एंड होगा, इसका मतलब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी होगी, और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करके ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ये कंफ्यूज कर देता है। अगर और दिया गया होगा क्वेश्चन में, इसका मतलब प्लस है, और अगर एंड दिया गया होगा क्वेश्चन में तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, ब्रीफ कंसेप्ट, इसी से क्वेश्चन आ सकता है। यही है ब्रीफ कंसेप्ट, मतलब ज़्यादा नहीं हमें करना है, ये ब्रीफ कंसेप्ट है, इसी से क्वेश्चन बन सकता है, या तो प्रोबेबिलिटी से या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, या जो मैंने नोट्स लिखाए हैं उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है।